सो वंस अगेन वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है ऑलराउंडर बीएसएस कोचिंग इंस्टीट्यूट में। आज की इस वीडियो में हम मानसिक योग्यता के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय मतलब कि चैप्टर असंगत को छांटना, ओड वन आउट, इसके बारे में पढ़ने वाला है। ठीक है, एक एक कंसेप्ट को हम लोग समझेंगे, देखेंगे कि भाई इसमें किस प्रकार से प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है, कम से कम समय में कैसे ज्यादा से ज्यादा प्रश्न सॉल्व किए जाते हैं, गलतियां कहाँ नहीं करनी है, कितने प्रकार के जो हैं इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं इस वीडियो में असंगत को छांटना। सबसे पहले इस कंसेप्ट को समझ लीजिए कि असंगत को छांटने का मतलब क्या है। दो शब्द होते हैं, एक तो होता है संगत और एक होता है असंगत। संगत का मतलब होता है जो एक जैसे हो, संगत का मतलब होता है जो एक जैसे हो, असंगत का मतलब होता है जो एक जैसा ना हो, यानी कि जो चीजें दी गई हैं उसके साथ उसका कोई संबंध ना हो। ऐसी कोई भी आकृति, कोई भी शब्द, कोई भी वस्तु को असंगत कहा जाता है। ठीक है, अब इस कंसेप्ट को समझिए। असंगत वाले प्रश्नों में हमें क्या किया जाएगा, चार ऑप्शन दिए जाएंगे, ए बी सी और डी। अब चारों ऑप्शन में हमें कुछ ना कुछ सामने देखने को मिलेगा। अब उन चारों में से तीन आकृतियां या कंसेप्ट ऐसे होंगे जो एक दूसरे के लगभग सेम होंगे, एक जैसे होंगे, लेकिन एक होगा या ए होगा या बी होगा या सी होगा या डी होगा जो दूसरों से डिफरेंट होगा, दूसरों से भिन्न होगा, जो दूसरों के जैसा नहीं होगा। अब इस कंसेप्ट को समझिए, एग्जाम में किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। जैसे कि एग्जाम में आपको कुछ इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा कि प्रत्येक प्रश्न में चार आकृतियां ए बी सी और डी दी गई है। इन चार आकृतियों में से तीन आकृतियां किसी विधि से एक समान है, जबकि एक आकृति अन्य से भिन्न है। अन्य से भिन्न आकृति का चयन कीजिए। ठीक है, अब देखिए ये जो प्रश्न है असंगत को छांटना, ये बेटा दो प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है वर्ण, अक्षर या फिर संख्या संबंधित, जहां पर आपको पूरे प्रश्न के अंदर या तो कोई ना कोई वर्ण लिखा होगा। वर्ण का मतलब क्या है, जैसे कि आपका लिखा है अ लिख दिया, च लिख दिया, या कोई व्यक्ति का नाम लिख दिया, जैसे कि मैंने लिख दिया वहां पर अक्षय, है ना। तो इस प्रकार के अगर बॉक्स के अंदर ये चीजें लिखी हुई है तो ये अपना हो गया वर्ण या अक्षर संबंधित असंबंध वाले प्रश्न। या फिर संख्या संबंधित, जैसे कि आपको चार ऑप्शन मिले, है ना, आपको चार ऑप्शन मिले। अब चार ऑप्शन में एक मिल गया, पांच मिल गया, सात मिल गया, छह मिल गया, तो ये प्रश्न भी आपसे पूछे जा सकते हैं। ये प्रश्न भी असंगत वाले प्रश्न होते हैं। और दूसरा होता है आकृति संबंधित प्रश्न, मतलब कि जहां पर कोई भी अक्षर, कोई भी संख्या नहीं लिखी हुई होगी, बस लिखी हुई होगी तो कुछ आकृति होगी। जैसे कि एक चीज आपको यहां पर ये चीज आपको मिल गई, दूसरे में आपको ये चीज मिल गई, तीसरे में आपको सपोज कीजिए ये चीज मिल गई, और चौथे में आपको ये चीज मिल गई। तो इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं ये होते हैं आकृति संबंधित असंगत वाले प्रश्न। ठीक है, अब हम इन दोनों को समझेंगे। सबसे पहले वर्ण, अक्षर या संख्या संबंधित जो प्रश्न होते हैं उनके अंदर क्या क्या होता है, किन किन बातों का हमें ख्याल रखना है। जैसे कि इसके अंदर एक तो बेटा हमें ख्याल रखना होगा अंग्रेजी वर्णमाला के बारे में, मतलब कि जो अपनी होते हैं ना ए बी सी डी करते करते जेड तक, तो इसके बारे में हमें बहुत सारा ज्ञान जो है होना चाहिए, वो मैं आपको सिखाऊंगा इस वीडियो में। दूसरा होता है गणित की संख्याएं। गणित के अंदर जो भी संख्याएं हैं, जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस प्रकार से बहुत, हम मतलब कि संख्या को तो भले कैलकुलेट करते जाएंगे, वो संख्या खत्म नहीं होगी, लेकिन फिर भी हमें इसके अंदर एक चीज ध्यान रखना है, संख्याएं भी बहुत प्रकार की होती है संख्या प्रणाली के अंदर। जैसे कि पूर्ण संख्या होती है, प्राकृत संख्या होती है, सम संख्या होती है, विषम संख्या होती है, तो बहुत प्रकार की संख्याएं होती है। तो ये गणित वाला जो कंसेप्ट है ना, ये भी आपका इसके अंदर पूछा जाता है। अब चूंकि जो प्रश्न है वो तो मानसिक योग्यता का है, लेकिन इसके अंदर गणित का भी थोड़ा बहुत मेल मिलाप रहता है, तो ये भी मैं आपको सिखाऊंगा। तीसरा, आपको हिंदी की वर्णमाला जो है ना, इसके बारे में बहुत सारा ज्ञान होना चाहिए, जैसे कि अ आ ई क ख ग घ ड़ च छ ज झ य ट ठ ड ढ ण, इन सब के बारे में जानकारी होनी चाहिए। और चौथा है अपना सामान्य ज्ञान, मतलब कि हमारा जीके जो है, जनरल नॉलेज है, सामान्य ज्ञान, वो भी थोड़ा सा बेहतर होना चाहिए। जैसे कि राजस्थान की राजधानी, मध्य प्रदेश की राजधानी,
ये सारी कुछ ऐसी चीजें हैं जो सामान्य ज्ञान की होती है, मैं आपको इस वीडियो में और आगे बताऊंगा। वो सारी चीजें भी हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। अब आइए, सबसे पहले हम लोग असंगत को छांटना में बात करते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के बारे में। तो जैसे कि ये आपके सामने लिखा हुआ है ABCDEFGHIJKL, ऐसा करके Z तक हमने वर्णमाला लिख दी। तो एक चीज बेटा आप नोट कर लीजिए, याद कीजिएगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में कुल 26 क्या होते हैं बेटा, वर्ण होते हैं। 26 वर्ण होते हैं या फिर अल्फाबेट्स होते हैं। बेटा कितने होते हैं, 26 होते हैं। यदि आप ए से लेकर के Z तक गिन लेते हो ना, तो कुल मिलाकर 26 होंगे, पहली बात। दूसरी बात, इसके अंदर 5 तो वॉवल्स होते हैं, मतलब कि हम लोग जिसको हिंदी में स्वर कहते हैं, तो 5 वॉवल्स होते हैं। तो जो ये लाल कलर से मैंने लिखे है ना, AEIOU, AEIOU, इनको वॉवल्स कहा जाता है। एंड बाकी जो भी है उन सबको कॉन्सोनेंट्स कहा जाता है। और कॉन्सोनेंट्स कितने होते हैं, 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। अब आप में से बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे, सर ये आप मानसिक योग्यता में क्यों पढ़ा रहे हो, अभी काम आएगा, समझ में भी आएगा और बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब देखिएगा बेटा, जैसे कि यदि मैं इसके बारे में बात करूं कि इससे रिलेटेड किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो जैसे कि एक ये प्रश्न है, आपसे पूछा गया कि A, B, C और D, मान लीजिए ये आपके सामने एक प्रश्न है, इसमें से कौन सा असंगत है। तो बेटा देखिए, A, B, C, D अगर यूं देखा जाए तो कोई भी सेम नहीं है। ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। सभी अपने आप में उनकी खुद की एक विशिष्ट पहचान है, लेकिन फिर भी अपना सही उत्तर क्या हो गया, A हो गया। A अपना उत्तर क्यों हो गया, इसका कारण ये है क्योंकि B, C और D जो है ना, B, C और D बेटा क्या है, कॉन्सोनेंट्स है। क्या है बेटा, कॉन्सोनेंट है। लेकिन A क्या है बेटा, वोवल है। क्या है बेटा, वोवल है। इस कारण से A हमारा सही उत्तर हो गया। इसी प्रकार से मान लीजिए आपसे एक और प्रश्न पूछा गया, EGKL, EGK और ये पूछ लिया गया, इसके अंदर क्या उत्तर होगा, इसके अंदर भी अपना उत्तर A होगा, मतलब कि E अपना एकदम सही उत्तर होगा। क्या कारण है भाई, कारण ये है कि जो E है ना, ये एक वोवल है और बाकी सारे जो भी हैं ये सारे के सारे कॉन्सोनेंट्स है। इस कारण से क्या हो गया, A हमारा सही उत्तर हो गया। अब बेटा इसका दूसरा कंसेप्ट हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। बेटा देखिए, गिनती आपको पूरी आती है, ठीक है। तो यदि हम लोग यहां से स्टार्ट करें तो इसका हमने स्थान दे दिया 1, ठीक है बेटा। अब हमने इन सबको क्या क्या करना है बेटा, स्थान के ऊपर रखना है। ये पहले स्थान के ऊपर है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसा करते करते Z जो है वो है 26वें स्थान के ऊपर। ये अपने को पता होना चाहिए, ठीक है बेटा। थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए। अब ये स्थान हमारे को कहाँ काम आते हैं, अब ये स्थान जो है ये कहाँ काम आते हैं। अब जैसे कि बेटा मैं इसकी बात करता हूं, BCDG, इसके अंदर एक भी वोवल नहीं है, सारे के सारे कॉन्सोनेंट्स है। बेटा क्या है, सारे के सारे क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो अब बेटा आप बोलोगे सर आपने तो कहा था एक वोवल होगा एक कॉन्सोनेंट होगा, लेकिन यहां पर तो एक भी वोवल नहीं है, फिर हमारा उत्तर क्या है। तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे रॉन्ग क्वेश्चन, ये एक रॉन्ग क्वेश्चन। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हर जगह ये वाला फैक्टर काम नहीं करेगा। यदि देखिए सबसे पहली कोशिश हमें इसकी करनी है, यदि ये काम कर रहा है तो यही अपना उत्तर है। यदि एक भी वोवल नहीं है या फिर इस प्रकार का फैक्टर काम नहीं कर रहा है, तो वहां पर हमें एक दूसरा फैक्टर सोचना है, उनकी पोजीशन, उनकी स्थिति, कौन किस स्थिति के ऊपर बैठा है। जैसे कि B 2 नंबर पे बैठा है, C 3 नंबर पे बैठा है, D 4 नंबर पे बैठा है और G, बेटा G कितने पे बैठा है, G बैठा है 7 नंबर के ऊपर। बेटा कितने नंबर के ऊपर, 7 नंबर के ऊपर। अब आपको यहां पर क्या चीज देखने को मिल रही है, 2 3 4 7, ठीक है। अब आपको फर्क क्या दिख रहा है, फर्क ये दिख रहा है कि यदि मैं इसकी और इसकी बात करूं तो दोनों के बीच में फर्क कितना है, 1 का। इसकी और इसकी अगर बात करूं तो बेटा फर्क कितना है, 1 का। लेकिन इसकी और इसकी अगर मैं बात करूं तो फर्क कितना है बेटा, ज्यादा हो गया ना, सेम नहीं है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर हो सकता है कि ये ऑप्शन पीछे आ जाए, ये ऑप्शन न्यू आ जाए। फिर भी बेटा ऐसी पॉसिबिलिटी है, ऐसी पॉसिबिलिटी है कि हम लोग सेट करके भी ऐसे कोई ना कोई 2 होंगे जिनके बीच का अंतर 1 होगा, यानी कि वो पास पास वाले होंगे। इसका कहने का मतलब B और C पास पास वाले हैं, C और D पास पास वाले हैं, लेकिन G के पास वाला इसके अंदर कोई है ही नहीं। इस कारण से
डी हमारा उत्तर होगा। तो इनकी पोजीशन जो है ना, इनकी जो स्थिति है वो भी बहुत ज्यादा मैटर करती है। अब एक जैसे कि आपसे ये प्रश्न पूछ लिया गया बी डी एच क्यू, ठीक है। अब जो बी है वो है 2 नंबर के ऊपर, डी है अपना 4 नंबर के ऊपर, एच जो है अपना 8 नंबर के ऊपर, और क्यू जो है, क्यू है बेटा अपना 17 नंबर के ऊपर। अब यहां पर बेटा आप देख सकते हैं इसका सही उत्तर होगा बेटा डी। अब क्यों होगा डी, आपको ये सोचना है कि सर आपने इसका उत्तर डी क्यों बताया। बेटा अब यहां पर ये वाला फैक्टर भी काम नहीं कर रहा है कि भाई पास पास में है क्या, ऐसा कुछ नहीं है। अब यहां पर सम विषम वाला कंसेप्ट काम कर रहा है। सम विषम, सम और विषम, गणित के अंदर 2 प्रकार की संख्याएं होती है, इवन और ओड, ठीक है। 2 क्या है बेटा, एक सम संख्या है, 4 क्या है, एक सम संख्या है, 8 क्या है, एक सम संख्या है। तो ये सारी सम संख्या वाले स्थान के ऊपर बैठे हैं, बल्कि Q जो है वो एक विषम संख्या वाले स्थान के ऊपर बैठा है जो कि 17 है। इस कारण से डी मेरा सही उत्तर हो गया। तो ये भी हमें बेटा देखना होगा कि यदि वोवेल्स वाला कंसेप्ट काम नहीं कर रहा है तो हमें यह देखना है कि पास पास वाला कौन है। पास पास वाला यदि काम नहीं कर रहा है तो हमें यह देखना है कि इनकी पोजीशन क्या है, सम विषम वाला कंसेप्ट हमें लगा लेना है, ठीक है। चलिए अभी और आगे बात करते हैं। अभी जैसे कि इसी के अंदर एक 5वां प्रश्न हमें और मिल गया, A1 C3 P5 F6, इसके अंदर हमारा क्या उत्तर होगा। तो बेटा देखिए ए जो है वो हमेशा 1 नंबर पर ही रहता है, भाई साहब बहुत ही अच्छी बात है। सी जो है वो हमेशा तीसरे नंबर पर रहता है, भाई साहब बहुत ही अच्छी बात है। एफ जो है, एफ आप चेक कर सकते हैं, एफ जो है 6 नंबर पर ही रहता है। तो यहां पर इसने भी जो है एफ को 6 नंबर पे लिख दिया है। तो बेटा कोई दिक्कत नहीं है, ये सारे के सारे सही हैं। लेकिन यदि मैं सी वाले ऑप्शन की बात करूं, पी को इसने 5 नंबर दिया है, P5 दिया है, बल्कि P जो है 5 के ऊपर नहीं है, P जो है P की जगह पर 16 हमें मिलना चाहिए था। क्योंकि यदि हमने यहां पर इसको 1 दिया है, इसको 3 दिया है, इसको 6 दिया है, तो कुल मिला के हमने क्या किया है, हमने इनको पोजीशन दे दी है। तो इसको भी इसकी पोजीशन दो ना, फालतू का नंबर क्यों दे दिया। इस कारण से ये गलत हो गया और यही अपना सही उत्तर हो गया। मतलब कि इसके साथ जो हुआ है वो गलत हुआ है, लेकिन उत्तर अपना यही है, सी हो गया, ठीक है। चलिए और आगे बात करते हैं। अब बेटा इससे पहले हमने जो गिनती की थी वो ऊपर से की थी, 1 2 3 4 इस प्रकार से। अब बेटा कभी कभार क्या होता है कि गिनती हमें नीचे से भी करके चेक करना पड़ सकता है। मान लो ऊपर से हम चेक कर रहे हैं लेकिन ऊपर से मैच नहीं कर रहा है, तो नीचे से भी हमें चेक करना पड़ेगा। तो बेटा देखिए नीचे से Z हो गया 1 नंबर पे, 2 3 करते करते ए आ गया 26वें स्थान के ऊपर, उल्टा जो है कैलकुलेट हो गया। अब इससे रिलेटेड किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे, बेटा एक चीज को समझिएगा। यदि मैं ऊपर से स्टार्ट करूं तो ये जो ए है ये आता है 1 नंबर के ऊपर, और यदि मैं नीचे से स्टार्ट करूं तो Z आता है 1 नंबर के ऊपर। अगर मैं ऊपर से स्टार्ट करूं तो ये जो बी आता है दूसरे नंबर के ऊपर, नीचे से यदि मैं स्टार्ट करूं तो वाई आता है दूसरे नंबर के ऊपर। यदि मैं ऊपर से स्टार्ट करूं तो ये जो एफ है ये आता है 6ठे नंबर के ऊपर। यदि मैं नीचे से स्टार्ट करूं तो यू आता है बेटा 6ठे नंबर के ऊपर। लेकिन यदि मैं ऊपर से स्टार्ट करूं तो बेटा जे कितने पे आता है, जे कितने नंबर पे आता है, ऊपर से जे आता है 10वें स्थान के ऊपर। ऊपर से जे आता है 10वें स्थान के ऊपर। लेकिन जो एस है ये नीचे से आता है 8वें स्थान के ऊपर। क्यू होना चाहिए था, जे के साथ बेटा कौन होना चाहिए था, क्यू होना चाहिए था, जो कि नहीं है। तो ये 8 हो गया, इस कारण से डी अपना सही उत्तर हो गया। बेटा समझ में आया कि नहीं आया। सबसे पहले हमें वोवेल्स को चेक करना है, अगर वो नहीं बैठ रहा है तो ऐसे करते करते हमें सारा कंसेप्ट मैं आपको सिखा दूंगा, कभी जिंदगी में भूल नहीं पाओगे। आइए हम लोग थोड़ा सा और आगे बात करते हैं। Z1 आ गया, Y4 आ गया, X9 आ गया, U6 आ गया। अब यहां पर बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन हो रही होगी कि सर ये क्या हो रहा है, क्यों भाई। क्योंकि देखो भाई Z तो चलो ठीक है सर एक स्थान पे आ रहा है, बट Y आता है दूसरे स्थान के ऊपर, Y तो दूसरे पे आएगा, X आएगा तीसरे पे, और U, अगर मैं U की बात करूं तो बेटा U तो एक्चुअल में 6 के ऊपर आ ही रहा है ना, U तो 6 के ऊपर आ ही रहा है। तो बेटा अब यहां पर बच्चों को कंफ्यूजन क्या हो रही होगी कि सर Z
एकदम सही है, जेड का तो 1 ही आएगा, यू का 6 ही आएगा, बट अब इन दोनों का तो मैच ही नहीं कर रहा है। अब क्या करें? तो बड़ा ऐसी कंडीशन में आपको स्क्वायर, वर्ग और क्यूब मतलब कि घन, इनके बारे में सोचना पड़ेगा। अब वो हम लोग किस प्रकार से सोचेंगे बेटा, देखिएगा, z का 1 होता है और 1 का जो स्क्वायर होता है बेटा वो क्या होता है, 1 का वर्ग क्या होता है, 1 होता है, तो इसीलिए z1 हो गया। y का बेटा क्या होता है, 2 होता है, और 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, इसीलिए y का 4 लिखा गया है। x आता है बेटा नीचे से तीसरे स्थान के ऊपर, और इसका स्क्वायर क्या होता है, 9, तो ये आ गया 9। लेकिन अगर मैं u की बात करूं, u आता है नीचे से छठे नंबर के ऊपर। यदि हमने इन सब का वर्ग निकाला है तो बेटा इसका भी वर्ग निकालना पड़ेगा, तो u 36 होना चाहिए था, बल्कि u 6 ही लिख दिया, इस कारण से d हमारा उत्तर होगा। बेटा बात समझ में आई? बस इन सारी बातों का हमें ख्याल रखना है। आइए और आगे बात करते हैं। अब बेटा देखिए, अब हमें ख्याल रखना है कि कांच के अंदर, दर्पण के अंदर, मिरर के अंदर ये अल्फाबेट किस प्रकार से दिखते हैं। ठीक है, जैसे कि जो ए है, देखिए हरे कलर का जो मैंने किया है ना, ये वाले हरे कलर के, ये आप याद कर लो, कभी भी दर्पण के अंदर, कांच के अंदर चेंज नहीं होते बेटा, याद रख लेना। दर्पण के अंदर कुछ ऐसे अल्फाबेट है जो अपने कभी भी चेंज नहीं होते, जैसे यहां है वैसे ही वहां दिखते हैं। जैसे कि ए है, इसको कांच के सामने रखोगे ना तो सेम दिखेगा, चेक कर लो। बी जो है वो घूम जाता है, उल्टा हो जाता है, सी भी घूम जाता है, डी भी घूम जाता है, ई एफ जी, लेकिन एच आई एम ओ ये सारी चीजें जो है कभी भी कांच के अंदर, मिरर के अंदर चेंज नहीं होती। अब इससे रिलेटेड भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब आइए देखिए, सबसे पहला जैसे कि आपसे प्रश्न पूछा गया एम वी डब्ल्यू आर। अब बहुत सारे बच्चे इसके अंदर वोवल्स चेक करेंगे, कुछ ना कुछ चेक करेंगे, फिर भी सोचेंगे सर मैच नहीं कर रहा, हमें हमारा उत्तर नहीं मिल रहा है। तो ऐसी स्थिति में बेटा आप देखिए कि एम जो है ना, एम ये कांच के अंदर, दर्पण के अंदर कभी भी चेंज नहीं होता। वी भी कभी चेंज नहीं होता। डब्लू भी कभी चेंज नहीं होता। तो बेटा कुल मिलाकर के ए बी और सी ऑप्शन में जो जो कंसेप्ट है वो कभी भी कांच के अंदर चेंज नहीं होते, लेकिन आर जो है ना, ये कांच के सामने बेटा सीधा उल्टा हो जाता है, इस कारण से डी हमारा उत्तर हो गया। तो हमें ऐसा भी सोचना पड़ सकता है। आइए हम लोग बेटा बात करते हैं 9वें भाग के बारे में, 9th नंबर क्वेश्चन के बारे में। 9th नंबर क्वेश्चन हमें क्या कहता है भाई, देखिएगा बी एफ के डब्ल्यू। ठीक है बेटा, अब इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। बी जो है ना, ये कांच के अंदर चेंज होता है बेटा, क्या होता है, चेंज होता है। एफ भी चेंज होता है, के भी चेंज होता है। ठीक है बेटा, कौन कौन है, बी एफ के। ठीक है, तो बेटा देखिए बी भी चेंज होता है, एफ भी चेंज होता है, के भी चेंज होता है, बट डब्ल्यू जो है वो कांच के अंदर चेंज नहीं होता, चेंज नहीं होता। तो इसी कारण से बाकी सारे तो चेंज हो रहे हैं, ये चेंज नहीं हो रहा, तो अपना ये उत्तर हो गया, है ना। तो अपना उत्तर डी हो गया। आइए अब बेटा इसके बारे में थोड़ी और आगे बात करते हैं। बेटा देखिए, कांच जो होता है ना, वो या तो सामने होगा या नीचे होगा। जब सामने होगा तो स्थिति कुछ और होगी, यानी कि हमारी जो भी पिक्चर है, जो भी फोटो है वो घूम जाएगा। लेकिन जब यूं नीचे है ना, है ना, क्योंकि देखिए कांच होते हैं दो प्रकार के हम रख सकते हैं। जैसे कि ए है, ए कांच हमने यहां पर रख लिया, ए भी एक हमने कांच रखा यहां पर सामने, तो इसको कहा जाता है दर्पण प्रतिबिंब। लेकिन अगर एक मैं ए के नीचे कांच रखूं तो, अब बेटा यहां पर तो इसकी पोजीशन सेम रहेगी, लेकिन जब नीचे आएगा तो ये उल्टा हो जाएगा। इसको कहते हैं वाटर इमेज। ठीक है, जल के अंदर देखना, है ना। तो अब यहां पर क्या पोजीशन बनेगी, इससे रिलेटेड भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे कि ए है, तो ए जो है पानी के अंदर चेंज हो जाता है, मतलब कि यदि कांच आपका नीचे रखा है तो ये अपनी पोजीशन चेंज कर लेगा, ये अपनी स्थिति को बदल देगा। तो ये जो हरे कलर के है ना, ये जल के अंदर कभी भी अपनी जो पिक्चर है उसको चेंज नहीं करते। ठीक है, ये अपनी पिक्चर को चेंज नहीं करते। तो जैसे कि बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, इनको आप यदि देखिए बी के नीचे यदि कांच रखते हैं तो बी घूम करके सेम बन जाएगा। सी के नीचे रखोगे तो सी भी क्या होगा, सेम बन जाएगा, चेंज नहीं होगा। अब इस कंसेप्ट को हमें याद रखना है। जैसे कि
ए चेंज होगा, बी चेंज नहीं होगा, सी। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। अब देखिए जैसे कि सबसे पहला इससे रिलेटेड प्रश्न है बी डी एच एल। ठीक है बेटा, बी डी एच एल। तो बेटा अब इस चीज को समझिएगा, बी जो है अगर इसको उल्टा करूं मैं तो ये चेंज नहीं होगा, डी उल्टा करने पर भी चेंज नहीं होगा, एच उल्टा करने पर भी चेंज नहीं होगा, लेकिन एल जो है ना उल्टा करते ही इस प्रकार से हो जाएगा, तो ये चेंज हो गया। इस कारण से डी मेरा सही उत्तर है। ठीक है, आइए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट। बेटा देखिए, वी है, डब्ल्यू है, एक्स है, आर है, वही चीज है। वी को उल्टा करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, डब्ल्यू को उल्टा करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, एक्स को उल्टा करेंगे तो कोई चेंज नहीं है, आर को अगर उल्टा करेंगे तो चेंज हो जाएगा। कुल मिलाकर के ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी सब चेंज हो रहे हैं। ऑप्शन सी जो है एक्स है, इसको कितना भी उल्टा सीधा कर लो चेंज नहीं होता। ठीक है, इस कारण से सी मेरा उत्तर हो गया। आइए हम लोग बात करते हैं गणित की संख्याओं के बारे में। बेटा देखिए, वैसे तो गणित के अंदर बहुत सारी संख्याएं होती हैं, बहुत सारी संख्याएं, भले हम गिनते चले जाए। तो बेटा गणित की संख्याओं के अंदर हमें सम संख्या और विषम संख्या का मेन ध्यान रखना है। बाकी इसके अंदर ये भी हो सकता है अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या और भी बहुत कुछ होता है, लेकिन मेन जो आपको प्रश्न पूछे जाते हैं ना वो सम और विषम से ही पूछे जाते हैं। तो आइए हम यहां पर जैसे कि मैं आपको शो कर रहा हूं 1, 3, 5, 7, ये जो है ये सारी की सारी बेटा विषम संख्या है, ओड नंबर्स है। और ये जो लाल कलर में मैंने संख्याएं लिखी है ना ये सारी की सारी सम संख्या है, मतलब कि इवन नंबर है। ठीक है, अब इनसे रिलेटेड किस प्रकार से प्रश्न पूछते हैं, जैसे कि 2, 6, 10 और 5, 2, 6, 10 और 5। तो बेटा 2, 6 और 10 जो है ना ये है बेटा सम संख्या है। क्या है बेटा, इवन नंबर है। बल्कि जो डी है 5 जो है ये एक ओड नंबर है, मतलब कि विषम संख्या है। इस कारण से डी मेरा उत्तर होगा। अब अगर मैं इसके और आगे बात करूं, 12वां प्रश्न में यहां पर यदि देखता हूं तो 7, 13, 17 एंड 2। ठीक है, तो बेटा यहां पर क्या हो रहा है, 7, 13 और 17 ये सारे के सारे क्या है बेटा विषम संख्या है, ओड नंबर है। बल्कि 2, 1 क्या है बेटा सम संख्या है, मतलब कि इवन नंबर है। इस कारण से डी मेरा उत्तर हो गया। अब इसी प्रकार से बेटा मैंने आपको जैसे कि बताया था कि गणित के अंदर सम और विषम वाला कंसेप्ट मान लो काम नहीं कर रहा है, ठीक है, तो वहां पर काम करता है अभाज्य और भाज्य संख्या, मतलब कि प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर। बेटा ये वो संख्याएं होती हैं, जैसे कि देखिए कुछ संख्याएं होती है जो सिर्फ खुद से विभाजित होती है और कुछ संख्याएं होती है जो दूसरी संख्याओं से भी विभाजित हो सकती है। जैसे कि 2 की बात करूं तो 2 के अंदर या तो 2 का भाग जाता है या फिर 1 का भाग जाता है, और किसी संख्या का भाग जाता नहीं है। लेकिन मैं यदि 4 की बात करूं तो 4 के अंदर 2 का भाग भी जाता है, 4 के अंदर 4 का भाग भी जाता है, 4 के अंदर 1 का भाग भी जाता है। तो जिन संख्याओं के अंदर एक और खुद को छोड़ करके किसी भी दूसरी संख्या से भाग जाता है, ऐसी संख्या को भाज्य संख्या कहा जाता है, वरना उस संख्या को क्या कहा जाता है बेटा, अभाज्य संख्या कहा जाता है। तो यहां पर जैसे कि देखिएगा एक जो है ना, एक आप याद रखना, मैं फिर से बोल रहा हूं, एक जो है ना ये ना तो भाज्य है ना ही इसको अभाज्य कहा जाता है। संख्या 1 ना ही भाज्य है ना ही अभाज्य है। तो बेटा ये चीज आपको ध्यान रखनी है, मानसिक योग्यता में भी आपके लिए बहुत ज्यादा काम आएगी। बाकी 2 की बात करूं, 3 की बात करूं, 5 की बात करूं, 7 की बात करूं, 11 की बात करूं, ये सारी की सारी अभाज्य संख्या है। और 4 हो गया, 6 हो गया, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18 ये सारी की सारी क्या है बेटा भाज्य संख्या है, सहभाज्य संख्या है। ठीक है, अब इनसे रिलेटेड किस प्रकार से प्रश्न पूछते हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4। तो बेटा आप यहां पर देख सकते हैं। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर इसका उत्तर तो डी होगा। क्यों? क्योंकि ये सारी अभाज्य संख्या है और ये भाज्य संख्या है। नहीं भाई साहब, यहां पर आपने गलती कर दी है, बहुत बड़ी गलती कर दी है, और ये प्रश्न बहुत बार पूछा भी गया है। इसमें क्या करना है बेटा, देखिए 2 क्या है बेटा, एक अभाज्य संख्या है। बेटा क्या है, अभाज्य संख्या है। ये क्या है, ये भी एक अभाज्य संख्या है। ये क्या है बेटा, एक भाज्य संख्या है। और एक क्या है, मैंने आपको बताया ये ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है। तो बेटा अब बच्चे पूछेंगे सर उत्तर डी चूज करें या उत्तर ए चूज करें। बेटा इसके अंदर अपना उत्तर ए होगा। अब बेटा देखिए ऑप्शन नंबर बी, सी और डी जो है
ये या तो भाज्य है या अभाज्य है, लेकिन ए जो है ये ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है, मतलब कि सबसे भिन्न है। ये बेचारे कम से कम भाज्य तो है, ये बेचारे कम से कम अभाज्य तो है, लेकिन ये ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है। इस कारण से ए हमारा उत्तर होगा इस कंडीशन में। ठीक है, इसके बारे में हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। आइए हम लोग बेटा बात करते हैं 14th नंबर क्वेश्चन, मतलब कि इस प्रकार से एक और प्रश्न दिया गया कि मान लीजिए एक को हमने निकाल लिया, उसकी जगह पर हमने डाल दिया 2 3 4 5 या 2 3 5 और 4। तो बेटा ऐसी कंडीशन में आप देख सकते हैं 2। अब बेटा देखिए, यदि मैं यहां पर सम विषम को देखता हूं तो बेटा 2 विषम संख्या है, 2 सम संख्या है, तो सम विषम वाला फैक्टर तो यहां पर काम नहीं करता। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि बेटा देखिए, यह एक अभाज्य संख्या है, यह भी एक अभाज्य संख्या है, यह भी एक अभाज्य संख्या है, तो बेटा भाज्य संख्या एक ही है और डी हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, आइए हम लोग और आगे बात करते हैं गणित की संख्याओं में वर्ग के बारे में। बेटा देखिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ। ये चैप्टर बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि बहुत ही आसान है, लेकिन इतना आसान नहीं है। इस चैप्टर में हमें बहुत कुछ जो है पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए गणित की संख्याओं के अंदर क्या है, वर्ग संख्या के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। जैसे कि संख्या 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, फिर इस प्रकार से ये सारे वर्ग जो है बढ़ते जाते हैं। ज्यादा से ज्यादा आप जो है 10 तक का वर्ग याद रख लेना, ज्यादा आपको जरूरत नहीं पड़ेगी मानसिक योग्यता में। अब देखिए इनसे रिलेटेड प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं। देखिएगा, ये 2 का एक वर्ग है, ये 4 का वर्ग है, ये 6 का वर्ग है, और यहां पर बेटा देखिए ये किसी भी संख्या का, मतलब कि किसी भी पूर्ण संख्या का वर्ग नहीं है ना। वर्ग तो है ये, लेकिन ये इसका जो वर्ग आएगा ना, इसके बीच में एक पॉइंट आएगा, बाकी किसी में पॉइंट आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। इस कारण से डी हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, तो 2 का वर्ग आ गया, 4 का वर्ग आ गया, 6 का वर्ग आ गया, लेकिन ये किसी भी संख्या का वर्ग नहीं है। इस कारण से डी हमारा सही उत्तर हो गया। तो इस प्रकार से भी प्रश्न पूछ सकते हैं, क्योंकि अब देखिए यदि मैं सम विषम की बात करूं तो सारी की सारी संख्या क्या है, सम संख्या है। अब बच्चों को कंफ्यूजन की, सर यहां तो ना तो सम संख्या वाला कंसेप्ट काम कर रहा है, ना ही भाज्य वाला काम कर रहा है, तो यहां पर बेटा वर्ग वाला सिस्टम जो है काम करेगा। अब इसी प्रकार से जैसे कि 6 हो गया, 11 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। अब यहां पर दिक्कत क्या आ रही है, देखिए देखिए मैं यदि यहां पर सम विषम की बात करूं तो 2 संख्याएं विषम है और 2 संख्याएं सम है, तो वो तो काम नहीं करेगा। भाज्य अभाज्य की बात करूं तो बेटा 2 संख्याएं हैं अभाज्य और 2 संख्याएं हैं भाज्य। अब क्या करें, तो ऐसी कंडीशन में बेटा आप देख सकते हैं 5 जो है ना, यह एक पूर्ण वर्ग नहीं है, 6 भी एक पूर्ण वर्ग नहीं है, लेकिन 4 जो है ना 2 का वर्ग है। इस कारण से डी हमारा उत्तर हो गया। बहुत कुछ सोचना पड़ेगा, है ना। चलिए अभी हम लोग बात करते हैं घन संख्या के बारे में। जिस प्रकार से हमने वर्ग के बारे में पढ़ा, इसी प्रकार से घन संख्याएं भी होती है। जैसे कि संख्या 1 का घन 1 होता है, 2 का घन 8 होता है। इस प्रकार से हमें जो है बढ़ना पड़ेगा। 10 तक का घन आप ज्यादा से ज्यादा याद कर लेना। अब इससे रिलेटेड प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाएंगे, जैसे कि बेटा देखिए 8, 27, 64 और 25। बेटा देखिएगा 8 2 का घन है, 27 3 का घन है, 64 4 का घन है, लेकिन 25 जो है ना 5 का स्क्वायर ही है। ये किसी भी पूर्ण संख्या का घन है ही नहीं। इस कारण से डी हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, इसलिए बेटा क्या हो गया, डी हमारा उत्तर हो गया। चलिए बात करते हैं 18वें प्रश्न के बारे में। 1 5 7 11, 1 5 7 11, इसका उत्तर बेटा क्या होगा, ए होगा। अब आप बोलोगे क्यों, बेटा देखिए सारी की सारी विषम संख्या है, ऊपर से और कोई फैक्टर काम नहीं कर रहा है, लेकिन एक जो है ना अपने आप का स्क्वायर होता है, अपने आप का घन होता है, बल्कि 5 किसी भी पूर्ण संख्या का ना तो वर्ग है ना ही घन है। इस कारण से ए हमारा उत्तर हो गया। आइए हम लोग बात करते हैं हिंदी वर्णमाला के बारे में। जो अपनी हिंदी वर्णमाला है, इसके अंदर स्वर और व्यंजन, इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अब इसके अंदर बेटा क्या क्या बातें हैं आप एक बार देख लीजिएगा। जैसे कि स्वर जो होते हैं ना, वो होते हैं अ आ ई उ ए ओ औ अंग अ, और ये होते हैं व्यंजन क ख ग घ ड़ च छ ज झ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व स स ह क्षत्र ज्ञ स्र। ठीक है, तो ये अपने को थोड़ा सा याद होना चाहिए। इनसे रिलेटेड भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अब कैसे पूछे जाते हैं, जैसे कि अ र च प,
इनमें से असंगत कौन सा है? तो बेटा आप यहां पर देख सकते हैं अ जो है यह एक स्वर है, बाकी र, च, प ये सब क्या है बेटा? व्यंजन है। इस कारण से अ हमारा मतलब कि ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार से जैसे कि कुछ नाम लिखा गया है अमर, रवि, सुरेश, राम, इनमें से हमारा सही उत्तर क्या हो सकता है? तो बेटा इसका सही उत्तर हो सकता है ए। ए क्यों? क्योंकि ये स्वर से स्टार्ट होता है, स्वर से शुरू होता है। रवि एक व्यंजन से स्टार्ट होता है, सुरेश एक व्यंजन से स्टार्ट होता है, राम एक व्यंजन से स्टार्ट होता है। इस कारण से ए हमारा सही उत्तर हो जाता है। चलिए ये हमारा सॉल्व हो चुका है। अभी नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं बेटा इसी के अंदर और भी कुछ जो है प्रश्न घुमा घुमा के पूछ सकते हैं। जैसे कि आपको ये चीज याद रखनी है कि ये जो क च ट त प य स क्ष ये इसको बेटा कहा जाएगा पहला वर्ण, ये है दूसरा वर्ण, तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण और पांचवा वर्ण। इस प्रकार से भी प्रश्न पूछ सकते हैं। अब जैसे कि आपको एक प्रश्न पूछा गया क च प फ, इसके अंदर क्या होगा? तो बेटा देखिए क च और प, क च और प ये आते हैं बेटा पहली लाइन के अंदर, लेकिन जो फ है फ ये आता है दूसरी लाइन के अंदर। इस कारण से डी हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से बेटा देखिए ख छ फ च, ख छ फ च, तो बेटा देखिए ख जो है ये आता है दूसरी लाइन में, छ आता है दूसरी लाइन में, फ भी आता है दूसरी लाइन में, लेकिन च आता है पहली लाइन में। इस कारण से डी हमारा उत्तर हो गया। इसी प्रकार से बेटा ख ग घ छ, ठीक है बेटा, ख आता है दूसरी लाइन में, ग आता है तीसरी लाइन में, घ आता है चौथी लाइन में और छ आता है दूसरी लाइन में। ठीक है, छ आता है दूसरी लाइन में। तो बेटा अब यहां पर देखिए दो चीजें साथ में काम कर रही हैं, सम विषम वाला भी काम कर रहा है और दूसरा भी अपना काम कर रहा है। देखिए मैं आपको दिखा देता हूं, देखिएगा ख ग घ छ, नहीं अब यहां पर हमें सम विषम नहीं सोचना है, सोचना यह है कि ख ग और घ जो है, ख ग और घ जो है वो पहली लाइन ऊपर वाली पहली लाइन में आते हैं, लेकिन छ आता है दूसरी लाइन में। इस प्रकार से तो लाइनें यूं भी देखनी है, लाइनें यूं भी देखनी है। इस कारण से बेटा क्या उत्तर होगा? छ हमारा सही उत्तर होगा, डी हमारा सही उत्तर होगा। ये भी देखना पड़ता है, सिर्फ सीधी लाइनें मत देखो, ऐसे भी लाइनें हमें देखनी पड़ेगी कि भाई कौन सा किस लाइन में बैठा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सामान्य ज्ञान के बारे में कि भाई साहब सामान्य ज्ञान से किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बेटा देखिए सामान्य ज्ञान में जैसे कि जयपुर, भोपाल, असम और मुंबई, तो बेटा अब यहां पर आपको सामान्य ज्ञान होना चाहिए कि भाई जयपुर राजस्थान की राजधानी है, भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है, मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है, लेकिन असम जो है वो अपने आप में एक राज्य है, वो कोई राजधानी नहीं है। इस कारण से सी हमारा उत्तर होगा। तो इस प्रकार से सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न भी जो है असंगत वाले प्रश्नों में पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि आपसे पूछा गया पुस्तक, पेन, बैग और चाकू। बेटा आप जब स्कूल जाओगे तो पुस्तक लेके जाओगे, पेन भी लेके जाओगे, बैग भी लेके जाओगे, लेकिन चाकू लेके क्यों जाओगे? हैं? इस कारण से डी हमारा सही उत्तर है। ये एक सामान्य ज्ञान है ना। इसी प्रकार से अब नेक्स्ट है अपना आकृति संबंधित प्रश्न कि भाई आकृति से संबंधित किस प्रकार से इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। अब जैसे कि बेटा आकृति संबंधित ये आपसे एक छोटा सा प्रश्न पूछ लिया गया, तो अब इसमें बेटा हमें ध्यान क्या रखना है? जैसे कि देखिए ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर सी है, इन सब में आप देख सकते हैं कोई ना कोई लाइन थोड़ी सी घूम रही है, कोई ना कोई लाइन, ठीक है, थोड़ी सी घूम रही है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी के अंदर सारी लाइनें सीधी हैं, कोई भी घुमाव नहीं है। इस कारण से डी हमारा उत्तर हो गया। तो इसके अंदर हमें आकृतियों को देखना है, कौन सी कहाँ घूम रही है, कौन सी कहाँ बैठी है, कौन कौन साथ है, कौन कौन नहीं है, सारा कुछ हमें देखना पड़ेगा। जैसे कि मैं यदि इसकी बात करूं तो इसके अंदर आप बेटा देख सकते हैं, देखिए जो चीज ऊपर है वो चीज नीचे नहीं है, ऊपर और नीचे कुछ और ही है, ऊपर और नीचे कुछ और ही है, ऊपर और नीचे कुछ और ही है। लेकिन यदि मैं बेटा ऑप्शन नंबर डी की बात करूं, जो चीज ऊपर है वही चीज नीचे है। इस कारण से डी मेरा उत्तर हो गया। तो बस ये
छोटी छोटी चीजें हमें सोचनी पड़ेगी। इसी प्रकार से मैं यदि इसके तीसरे प्रश्न की बात करूं तो बेटा आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 6 भुजाओं वाली आकृति, 1 2 3 4 4 भुजाओं वाली आकृति, 1 2 3 3 भुजाओं वाली आकृति और 1 2 3 4 4 भुजाओं वाली एक आकृति। अब यहां पर क्या बेटा सम विषम वाला भी आप इसके अंदर जोड़ दो साथ में। क्यों? क्योंकि 6 4 और 4 ये सम संख्या है, बल्कि यह एक विषम संख्या है, इस कारण से सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो सम विषम वाला भी हमें सोचना पड़ेगा। यदि मैं इसकी बात करूं तो बेटा देखिए इस आकृति के अंदर की साइड 1 2 3 4 4 है और बाहर 2 है, 4 है बाहर 1 है ना बेटा, बाहर 1 है। कितना मानेंगे? 1 मानेंगे या इसको 2 मानेंगे? बराबर का चिन्ह ही है ना, तो 1 मान लेते हैं। अभी अंदर 3 है बाहर 4 है, अंदर 4 है बाहर 2 है। तो बेटा अब आपको क्या देखने को मिल रहा है, थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। 4 है 2 है 2 है 1 है 3 है 4 है 4 है और 2 है। इसमें बेटा आप एक चीज देख सकते हैं, बाकी तो कुछ ऐसे फैक्टर काम नहीं कर रहे हैं सम विषम वाले, काम यही कर रहा है कि बाहर की संख्या छोटी है अंदर वाली संख्या बड़ी है, बाहर की संख्या छोटी है अंदर वाली संख्या बड़ी है, बाहर की संख्या छोटी है अंदर वाली संख्या बड़ी है, लेकिन यहां पर बाहर की संख्या जो है वो ज्यादा है अंदर वाली संख्या से, इस कारण से सी हमारा उत्तर हो गया। तो हमें बहुत कुछ जो है सोचना पड़ेगा, लेकिन बहुत ही आसान है, स्ट्रेस नहीं लेना इसके अंदर। ठीक है, चलिए पांचवा प्रश्न जैसे कि हम लोग इसका देख लेते हैं। अब देखिएगा यहां पर क्या होता है, देखिए घुमाओ जो है ना, घुमाओ वो बेटा कहां जा रहा है। ठीक है बेटा, घुमाओ घूम कहां रहा है, वो अंदर से बाहर की ओर जा रहा है, अंदर से बाहर की ओर घूम रहा है, अंदर से बाहर की ओर घूम रहा है, लेकिन ये देखिए इस प्रकार से घूम रहा है। अगर ये भी ऐसे होता ना तो हम मान लेते, लेकिन ये उल्टा घूम रहा है, इन सबका उल्टा घूम रहा है, इस कारण से डी हमारा सही उत्तर हो गया। आइए बेटा हम लोग जैसे कि एक छठे प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं। छठे प्रश्न में क्या है बेटा, देखिए जो चीज बाहर बनी हुई है वही चीज अंदर बनी हुई है, जो चीज बाहर बनी हुई है वही चीज अंदर है, जो बाहर है वही अंदर है। लेकिन यहां पर बेटा देखिए बाहर तो 6 भुजा हैं, लेकिन जो अंदर है वो 5 भुजा वाला, इस कारण से ए हमारा सही उत्तर हो गया। ठीक है, अब इसी प्रकार से जैसे कि मैं आपको 7वां प्रश्न बताऊं यहां पर, तो क्या होगा बेटा देखिएगा, जब मैं इसको इस प्रकार से रोटेट कर लूं, घुमा लूं, तो ये कुछ इस प्रकार से जो है बन जाएगा। ठीक है, तो ये ब्लैक वाला इस साइड आ जाएगा, इसको घुमाऊंगा तो भी ब्लैक वाला इस साइड आएगा, है ना, इसको घुमाऊंगा तो ब्लैक वाला, लेकिन बेटा इसको मैं कितना भी घुमा लूं ब्लैक वाला हमेशा इस साइड में ही रहेगा, इस कारण से डी हमारा सही उत्तर हो गया। आइए बेटा हम लोग जैसे कि एक और इसका एक चेक कर लेते हैं प्रश्न, और ये प्रश्न हमें क्या कहता है। देखिए बेटा ये जो लाइनें हमने बनाई, ये जो है ना 2 लाइनें, ये 2 लाइनें, इनके बीच में स्टार है ना, इनके बीच में स्टार है, यहां पर भी इनके बीच में स्टार है, यहां पर भी इनके बीच में स्टार है। लेकिन बेटा यदि आप यहां पर देखो तो इन दोनों के बीच में स्टार नहीं है, स्टार दूसरी साइड है, इस कारण से डी हमारा सही उत्तर हो गया। इसी प्रकार से बेटा एक और प्रश्न है, जैसे कि वही चीज करते हैं, इसको हमने घुमाया, तो घुमाने के बाद बेटा क्या होगा, कितना भी हम लोग इसको घुमा लेंगे, ये घूम कर कहां जाएगा, ऊपर बन जाएगा और ये नीचे बन जाएगा। आप एक बार इसको घुमा के चेक कर लो, इसको घुमाऊंगा मैं, इसको यदि मैं घुमाऊंगा तो जब नीचे आएगा और ऊपर नीचे हो जाएगा, नीचे ऊपर हो जाएगा। ठीक है, तो जब घूमने के बाद ये इस प्रकार से बनेगा, लाइनें बनेगी, अभी जो ऊपर है वो नीचे हो जाएगा और जो नीचे है वो ऊपर हो जाएगा। यहां पर भी वही चीज बन रही है, यहां पर भी वही चीज है, लेकिन जब बेटा मैं इसको घुमाऊंगा ना तो ये उल्टा बनेगा, बनेगा तो यूं ही, लेकिन एक चीज नीचे रहेगी, उस साइड वाला ऊपर रहेगा। तो बेटा आप एक चीज चेक कर सकते हैं, इसका ये वाला कॉर्नर जो है नीचे है। ठीक है, ये वाला कॉर्नर, एक सेकंड बेटा इसको थोड़ा ध्यान से वापस से एक बार देख लेते हैं, हो सकता है कि जल्दबाजी में गलती हो रही है, मैं फिर से एक बार चेक कर लेता हूं। ये चीज इस प्रकार से है, जब इसको घुमाऊंगा तो क्या होगा कि घुमाने के बाद ये चीज ऊपर रहेगी, ऊपर है तो ऊपर ही रहेगी और ये चीज नीचे रह जाएगी। ठीक है, अभी इसको घुमाएंगे तो क्या होगा, घुमाएंगे तो ये ऊपर रहेगा
और ये वाला नीचे चला जाएगा। ठीक है, जब इसको घुमाएंगे तो ये ऊपर रहेगा और ये नीचे चला जाएगा। अब बेटा आप एक बार चेक कर सकते हो। ठीक है, इसका भी ये वाला ऊपर है, इसका भी ऊपर है, इसका भी ऊपर है, लेकिन इसका नीचे जा रहा है। इस कारण से कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन हमारा सही उत्तर होगा। चलिए अब इसका एक और प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। बेटा आप यहां पर देख सकते हैं कि सेंटर से लाइन एक इस साइड जा रही है और एक लाइन बाहर आ रही है। यहां से भी एक लाइन बाहर आ रही है, यहां से भी एक लाइन कॉर्नर से बाहर आ रही है, लेकिन यहां पर जो है कॉर्नर से कोई लाइन बाहर नहीं आ रही है, सीधा इस लाइन को जोड़ते हुए बाहर आ रही है। यहां पर मैं फिर से समझा रहा हूं आपको, दो लाइनें जहां पर मिल रही है ना, वहां से बाहर आ रही है। ठीक है, यहां से भी एक लाइन बाहर आ रही है, यहां से भी बाहर, लेकिन यहां से बेटा इस प्रकार से नहीं, सीधा बाहर आ रही है। यदि इस प्रकार से आती तो हम मानते हैं, सीधा बाहर आने के कारण डी हमारा सही उत्तर हो गया। इसी के साथ ये आपका जो चैप्टर है बहुत ही आसान चैप्टर है और ये आपका चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। यदि और कुछ बचा होगा तो हम नेक्स्ट वीडियो में जरूर देखेंगे। मैं मिलूंगा आपसे हमारी ऐसी किसी नेक्स्ट क्लास वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत, धन्यवाद।